हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों ने हमें कमेंट किए थे कि ज्योग्राफी का सजेशन दीजिए, तो हम आप लोग के लिए ज्योग्राफी सजेशन 2022 लेके आए हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका खासियत यह है कि इसमें लॉन्ग MCQ SAQ सब इतने में ही हो जाएंगे। तो आप लोग को हम एक ट्रिक बताएंगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा दिखना होगा और हम आप लोग को रिड्यूस चैप्टर दिखाना चाहते हैं। कौन सा है, पहले हम लोग 2022 का रिड्यूस चैप्टर देख लेते हैं। आवर्धन चक्र, प्रवाह प्राणी दोनों रिड्यूस है। फिजिकल ज्योग्राफी में प्राकृतिक आपदा और संकट, ये भी रिड्यूस है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में तृतीय चौथे एवं पक्ष आर्थिक क्रियाएं रिड्यूस है। प्रादेशिक आर्थिक विकास रिड्यूस है। चलिए हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग के पास सजेशन हो या ना हो, लेकिन बुक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक से ही सब आता है। कितने लोग पूछते हैं कि हम लोग बिना सजेशन लिए बुक से हम लोग पढ़ सकते हैं, तो हम बोले हाँ, आप लोग बुक से ज़रूर पढ़ सकते हैं। आपको 95 या 100% मार्क्स चाहिए, तो आपको पूरा बुक ही, ये जो बुक है मोटी सी बुक है, इसे पूरा कंप्लीट करना होगा। सब कुछ जो है सब एकदम ध्यान में पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेना होगा। और ये मेरे पास आर्झा की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें सब पॉइंट बाय पॉइंट बढ़िया से लिखा हुआ है। तो आप लोग के पास अगर कोई भी प्रकाशन का बुक हो तो आप लोग उसी से कीजिएगा। ये नहीं कि मेरे पास ये बुक नहीं है तो हम दूसरा खरीद ले। आपके पास जो बुक है आप उसी से कीजिएगा। चलिए हम लोग 2022 का सजेशन ज्योग्राफी का देख लेते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज तक कभी ज्योग्राफी में लॉन्ग क्वेश्चन आया ही नहीं है। वो सब भाग भाग कर करके शॉर्ट क्वेश्चन आया है, जैसे 2+3+2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ देखें, एक काष्ठ प्रदेश में डोलाइन और ड्रिप स्टील किस प्रकार तैयार होते हैं, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। रिया तट किसे कहते हैं। देखिए ये एक चित्र सहित व्याख्या कीजिए यहाँ आया है। एक क्वेश्चन मार्क्स, ये 3 मार्क्स का होगा या 4 मार्क्स का आ सकता है। रिया तट किसे कहते हैं, ये 2 मार्क्स का होगा या 3 मार्क्स का। ऐसे करके वहाँ मार्क्स डिवाइड करके दिया रहता है। हम आपको एक चीज़ दिखा देना चाहते हैं कि कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है। जैसे यहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 3+2+2, 4+3, 5+2, मतलब डिवाइड करके ही दिया रहता है। 3+2+2, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। कोई है यहाँ जो 5+2 है, तो 5 वाला लॉन्ग ही हो गया, 5 मार्क्स का है, लेकिन 2 साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा है जो हमारे बुक में है। ये सजेशन से आप लोग MCQ SAQ लॉन्ग क्वेश्चन तीनों कर सकते हैं। आपको बता दें, 1 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप इन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और एक बात और कि हमारा वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हम वीडियो में सब बता देते हैं बढ़िया से। आप लोग बस लिखना स्टार्ट मत कर दीजिएगा कि जो सजेशन में दिया है उसे जल्दी जल्दी छाप लें, कहीं गलत भी हो सकता है, इसलिए वीडियो वॉच करके ही लिखना स्टार्ट कीजिएगा। एक काष्ठ प्रदेश में डोलाइन और ड्रिप स्टील, ये है काष्ठ प्रदेश में डोलाइन और ड्रिप स्टील। अगर ये नहीं आया, बस ये आया एक काष्ठ प्रदेश में बनने वाले स्टारकृतियाँ, तो उसमें भी यही क्वेश्चन हो जाएगा जो हम लिखे हैं। स्टारकृतियाँ ही है ना, ये डोलाइन और ड्रिप स्टील। और ये भी हो सकता है एक चुना प्रदेश में बनने वाले डोलाइन या ड्रिप स्टील, या एक चुना प्रदेशों में किस प्रकार स्टारकृतियों का निर्माण होता है। सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका एक ही आंसर होगा, लेकिन थोड़ा हम लोग को घुमा दिया जाता है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो हम आप लोग के लिए समझाने खातिर लाए हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग जान पाएंगे कि कैसा एग्जामिनेशन हम लोग को घुमा देता है। आप लोग अभी न्यू है, पहली बार एग्जाम देंगे, इसलिए आप लोग को पता नहीं होगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। हाँ, और ये सब में एक बात बताना भूल गया, चित्र सही, ये लोग का चित्र भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चित्र बना के ही सब लिखना है एग्जाम में, तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। 95% लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जैसा रूल फॉलो करने कहा गया है उसे किए। तो चलिए सेकेंड नंबर सजेशन लेसन 1 का, चित्र के मदद से घोर रंध्र तिलीय स्थानकृतियाँ का निर्माण चुना प्रदेशों में कैसे होते हैं, जो हम जैसे बताए थे डोलाइन ड्रिप स्टील, वो सेम ही है। ये भी चुना प्रदेशों में चित्र की सहायता से चुना प्रदेशों में कैसे घोल रुंधु पोलिन स्थानकृतियों का निर्माण होता है, ये दोनों सेम क्वेश्चन ही है। आप लोग को समझाने खातिर हम लिख लिए हैं।
चुनाव प्रदेश देखे या कास्ट प्रदेश, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है जो यहाँ हम समझाएं, जो हम यहाँ समझाएं। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन 2 भी वही है। अस्त्रकृतियों का निर्माण चुनाव प्रदेश में कैसे होते हैं, चित्र सहित वर्णन की। यहाँ घोल, रंधु और पोलिन बोले, बस यहाँ ये भी बोल सकता है अस्त्रकृतियों का निर्माण कैसे होता है। 5 प्रकार या 6 प्रकार की अस्त्रकृतियाँ दिखाइए जो सा है उसमें। डोलाइन, डीप स्टील, घोल, रंधु, पोलिस आदि सभी आ सकता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। रिलेटेड किसे कहते हैं, जैसे MCQ में आ जाएगा, और ये सब MCQ में SCQ में आ सकता है। घोल रंधु किसे कहते हैं, घोल रंधु कैसा होता है, घोल रंधु कैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए मैंने बताया इसमें हम लॉन्ग, MCQ, SCQ तीनों का भाग कर लेंगे सजेशन में। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रवाह भत्तियाँ के प्रकार की उत्पत्ति एवं विशेषताओं का वर्णन करें। प्रवाह प्रणाली एक दूसरा क्वेश्चन था। ये प्रवाल भत्तियाँ दूसरा है, जो समुद्र में उगते हैं। इन लोग प्रवाल, समुद्र में एक कीड़ा रहता है, वो लोग रहता है। आप लोग अगर पढ़े हैं, आप लोग बुक परचेज किए हैं तो आप लोग को पता ही होगा। अगर जिनके पास बुक नहीं है तो हमारा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल में अपना बुक का लाइन बाय लाइन वीडियो अपलोड करेंगे रीड करके, जिससे आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, जितना बताएं उनको ज़रूर कर लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। समुद्री तरंगों के अपर्दन द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अस्त्रकृतियों का चित्र सहित वर्णन करें। इम्पोर्टेंट है। अपर्दन या निक्षेपण, ये भी पूछ सकता है। समुद्री तरंगों में निक्षेपण द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अस्त्रकृतियों का वर्णन करें, या समुद्र द्वारा अपर्दन द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अस्त्रकृतियों का वर्णन करें। यह निक्षेपण, यह अपर्दन, तो हमें दोनों दे दी है, देख लीजिएगा। चलिए, इसी का सेम है। भूगर्भ जल द्वारा निर्मित अस्त्रकृतियों का चित्र सहित वर्णन करें। भूमि का अंदर जो जल अपने अपर्दन करता है, उससे जो अंदर ही अंदर अस्त्रकृतियाँ बनती हैं, उनकी है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग के पास बुक है या जो भी चीज़ आप लोग के पास उपलब्ध है, उससे आप लोग ये जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओनली 1 मंथ से भी कम टाइम बचा है आप लोग के पास, तो प्लीज़ आप लोग आखेबाजी नहीं कीजिए। मिट्टी, लेसन 4, मृदा निर्माण में जनक रोल और जलवायु की भूमिकाओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तलोचय और इम्पोर्टेंट है ये वाला, तलोचय और निम्नीकरण प्रतिक्रिया से क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बता दी कि ये बस लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ, SAQ और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों के माध्यम से सब देखना होगा, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट सब में यही सब आता है। इस एंटीसोल और मोलिसोल की विशेषताएं 2 मार्क्स का होगा। एंटीसोल और मोलिसोल की विशेषताएं इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। मिट्टी के निर्माण में प्रभावित करने वाले चट्टानों के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाला कारण बताइए। मिट्टी के निर्माण को कैसे प्रभावित किया जाता है, सब इम्पोर्टेंट है। SAQ, MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन तीनों के लिए ओनली 1 सजेशन मिट्टी से है। ये मिट्टी का विश्व वितरण लिखो, मिट्टी के तत्व लिखो, मिट्टी अपर्दन कार्य, मिट्टी उत्पत्ति बताओ। 3 क्वेश्चन है यहाँ। मिट्टी का विश्व वितरण लिखो, 1 क्वेश्चन। मिट्टी के तत्व लिखो, 2 क्वेश्चन। मिट्टी अपर्दन कार्य और मिट्टी उत्पत्ति बताओ। कैसे होता है ये सब बुक में सब दिया हुआ है, इसीलिए कोई पूछता है कि हमें सजेशन बिना लिए हुए हम बुक से कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल बुक से कर सकते हैं, क्योंकि बुक से ही सजेशन बनता है, सजेशन से बुक नहीं बना है। बुक में ही सब कुछ है। अब अगर हम बुक किए तो हमें कुछ क्वेश्चन सजेशन में नहीं भी दिया रहता, सजेशन तो अनुमान से बनाया जाता है, तो नहीं दिया रहता। फिर भी हम बुक अगर पूरा किए तो हम 95% या 100% मार्क्स हम कम्प्लीटली ला सकते हैं एग्जाम। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिट्टी परिच्छेदी क्या है, 2 मार्क्स में आएगा। चलिए, इसमें जलवायु प्रदेश इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और आपको पता होगा कि यह चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है। इससे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अथवा करके रहता है, और में 1 और में करके 1 दिया रहता है। जो 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे SAQ, MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन 2 आ जाते हैं। और देखिए, बहुत बिग चैप्टर भी है। चलिए, हम लोग देख लेते हैं क्या है। उपर्युक्त रेखा चित्र की सहायता से एक शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के जीवन चक्र की व्याख्या कीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 6 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में। उपर्युक्त रेखा चित्र की सहायता से एक शीतोष्ण
शीतोष्ण चक्र की चक्रवात के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। कैसे शीतोष्ण चक्रवात बनता है, उसका जीवन चक्र बताना है, कैसे स्टार्ट होता है। हम इनका डायग्राम दिखाना चाहते हैं क्योंकि कितना बोलता है चित्र सहित बनाइए। तो मेरे पास बुक है, तो मेरे पास मैं आप लोग को दिखा देना चाहती हूँ। क्या देखें, शीतोष्ण चक्रवात शुरुआती ऐसा बनता है, फिर ऐसा, प्रथम चरण में ऐसा रहता है, फिर ऐसा बन जाता है, फिर ऐसा बनता है तृतीय चरण में, फिर 4 चरण में ऐसा, 5वां में और 6वां अवस्था में ख़त्म हो जाता है। शीतोष्ण चक्रवात का डायग्राम हो, आप लोग देख लीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम, वेस्ट बंगाल में हिंदी मीडियम का सजेशन देने वाला कोई यूट्यूबर नहीं है। बस सर्च मारते हैं तो बंगला ही आता है, तो मैं हिंदी में दे रही हूँ। बंगला तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, तो हिंदी में दे रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि बाकी लोगों का भी हेल्प हो सके। चलिए, मुरीदियो जीरो फाइटर्स का वर्गीकरण कीजिए तथा पर्यावरण के साथ उसका अनुकूलन की चर्चा कीजिए। मुरीदियो और जीरो फाइटर्स, इसका इंग्लिश नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना आए तो सेम ये रहेगा, वर्गीकरण कीजिए तथा पर्यावरण के साथ उसका क्या अनुकूलन का चर्चा होता है, सेम वही रहेगा। लेकिन अगर मेरे 2 जीरो फाइटर्स ना हो, उसका साथ ये भी हो सकता है जलोदुभव, हाइड्रो फाइटर या लोबोनदुभर, हेलो फाइटर्स। 4 गो है, ये या ये तीनों में से कोई एक हर साल ज़रूर आते हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आप तीनों को एक बार, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में 2 मार्क्स का इतना या 3 मार्क्स का इतना एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं सजेशन में लाई हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग शॉर्ट ऐसे MC सबका सजेशन एक में ही दे रही हूँ। तो ये सब आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन लॉन्ग में हर बार ये चारों में से एक ज़रूर आता है, हर साल आता है, और हर साल पक्का ही आता है। चलिए आगे, पर्यावरण में ओजोन सतह के अपक्षरण के कारण पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। कमी और प्रभाव, क्षति, कमी, प्रभाव। कमी भी, प्रभाव भी, ओजोन परत की क्षति कैसे होता है, मानव लोग कैसे उसको क्षतिग्रस्त करते हैं, आप ये सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रीन हाउस प्रभाव भी इम्पोर्टेंट है, और वो उष्मा, सब ये आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक बार ध्यान से इसको रीड कर लीजिएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस इजीली रीड कर लीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे एग्जाम में आप लोग का, जो कुछ दिनों का अंदर आने वाला है। चलिए 4 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर लिखो। एक क्वेश्चन बना है, इम्पोर्टेंट है, दोनों में अंतर लिखना है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का डायग्राम हम आपको दिखा दिए हैं। जैव विविधता के महत्व का वर्णन करो और विनाश में महत्व, मानव भूमिका और प्रकार और उपाय सब लिख दो। शॉर्ट और लॉन्ग सब दिए हैं, तो थोड़ा इतना करना होगा। जैव विविधता दूसरा लेसन है, लेसन 6 है जैव विविधता, तो मैं इसी में दे दी हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा ही चैप्टर है, इसलिए मैं साथ में दे दी हूँ। जैव विविधता के महत्व का वर्णन, विशेषताएँ, प्रकार और उपाय सब आप देख लीजिएगा बुक में, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 100% फंस जाएगा। मानसून जलवायु और भूमध्यसागरीय जलवायु के बीच अंतर लिखो। मानसूनी जलवायु, भूमध्यसागरीय जलवायु के बीच अंतर लिखो। चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर कैसे है, मानसूनी जलवायु पर जेट स्टील का प्रभाव क्या है। 2 क्वेश्चन बन गया, मैं बोली थी कभी भी ज्योग्राफी में लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स करके ही देता है, या 5 मार्क्स तक जाता है। मानसूनी जलवायु पर जेट स्टील का प्रभाव और चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर कैसे है बताइए। कृषि चैप्टर 1 है, कृषि चैप्टर 1 है, इनसे भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में, शॉर्ट करके दिया रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप ज़रूर करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। भूमध्यसागरीय प्रदेश में फलों की उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्यों है। 1 क्वेश्चन यहाँ देखें, 3+3+1
बोले लोग ना आता ही नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही देखना होगा आप लोग को। भूमध्यसागरीय प्रदेशों में फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्यों है? फलों ना आए तो ये खाद आ सकता है। खाहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्यों है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि मैंने खाहा भी बोला है और फलों के उत्पादन दोनों बोला है। सजेशन, दक्षिण भारत में कहवा उत्पादन के विकास से क्या क्या कारण है? दक्षिण भारत में कहवा उत्पादन के विकास का क्या क्या कारण है? दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। तो फिर तीसरा, शास्त्रावर्ती को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का ये है, शास्त्रावर्ती को परिभाषित कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत कृषि पर हरित क्रांति के प्रभावों की विवेचना कीजिए। गहन निर्माण कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी क्यों है? दूसरा क्वेश्चन, फसल संयोजन की परिभाषा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, 3+2+2, विस्तृत कृषि मुख्यतः रूप से निर्माण के लिए विकसित हुआ क्यों? फसल चक्र की 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में दलहनी खेती की समस्याओं का वर्णन करें। 3+2+2, दक्षिण भारत में कॉफ़ी की खेती के विकास के क्या कारण है? गहन निर्माण कृषि में, ये वाला तो हम एक यहाँ बता दिए थे, गहन निर्माण कृषि में तो दोबारा लिखा दिया हमसे गलती से, ये छोड़ देते हैं। भारत में नील क्रांति का क्या अर्थ है? आर्थिक क्रिया के रूप में कृषि का महत्व लिखो। जीवन निर्माण कृषि एवं व्यापक कृषि में 3 अंतर लिखो। चलिए, कृषि से हम सजेशन दे चुके हैं, इसे लॉन्ग MCQ SAQ सब हो जाएगा, आप लोग अच्छे से कीजिए। चलिए, उद्योग वाला चैप्टर, कच्चे माल की अनुपस्थिति होने के बावजूद जापान में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास होने का कारण पर प्रकाश डालिए। सूती वस्त्र उद्योग को फूट लूट उद्योग क्यों कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब अलग अलग है। पेट्रोल रासायनिक उद्योग से क्या तात्पर्य है? बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन गया है, ऐसे करके आएगा एग्जाम में। 3+2+2, ब्राज़ील में रबर उद्योग के विकास में आने वाले समस्याओं की चर्चा कीजिए। भारत में तैयार पोशाक निर्माण उद्योगों का विकास क्यों हुआ है? इम्पोर्टेंट है। और एक है, मलेशिया में रबर उद्योग की आप एक बार देख लीजिएगा, और भारत में जूट उद्योग का कारण भी आप लोग देख लीजिएगा। भारत में जूट उद्योग का कारण, मलेशिया में रबर उद्योग का कारण, ब्राज़ील में रबर उद्योग के विकास होने का समस्याओं की चर्चा कीजिए, और भारत में तैयार पोशाक का निर्माण का विकास क्यों हुआ? इम्पोर्टेंट है। इसी में 5-6 क्वेश्चन बन गया है एक क्वेश्चन में, इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे करके ही एग्जाम में दिया जाता है। तो मैंने आपको वो तरीका भी समझा दी हूँ। भारत में छोटा नागपुर क्षेत्रों में लोहा इस्पात उद्योग की समस्याओं के कारणों का वर्णन करो। विश्व में सबसे अधिक पशु भारत में डेयरी उद्योग का विकास समुचित नहीं हुआ क्यों? ये भी इम्पोर्टेंट है। संक्षिप्त में भारत में रेडीमेड कपड़ा उद्योग पर चर्चा करो। इंटरनेट का महत्व क्या है? पश्चिम भारत में पेट्रोल रासायनिक उद्योग के विकास का क्या कारण है? कनाडा में कागज उद्योग के विकास क्यों हुआ? इम्पोर्टेंट है ये। मिस्र तथा पाकिस्तान में कपास उत्पादन का कारण, ये हम लोग उद्योग क्षेत्र से भी देख लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम लोग जनसंख्या मानव बस्तियाँ चैप्टर 11 देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर, विश्व में विभिन्न भाग में जनसंख्या के असमान वितरण से संबंधित भौतिक तत्वों की चर्चा। हल्दिया बंदरगाह के विकास के कारण का विशेषताएं कीजिए। 2 नंबर इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व तथा आदमी भूमि का अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। वायुलिंग अनुपात के महत्वों का उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग को सर एक बार कम से कम ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।
जनसंख्या के विश्व व्यापार वितरण पर जनसंख्या के विश्व व्यापार वितरण पर प्रभाषण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। जनसंख्या संक्रमण मॉडल की विभिन्न चरणों की विशेषताओं का उल्लेख करें। नगरीय बस्तियों का साधारण वर्णन करना कार्य के आधार पर। नगरीय बस्तियों का साधारण वर्णन कीजिए कार्य के आधार पर। आदर्श जनसंख्या को परिभाषित करें और इसके दो विशेषताओं का वर्णन करें। आदर्श जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय अधिवेशन का वर्गीकरण कीजिए। योजना क्षेत्र की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या परिवर्तन प्रारूप के विभिन्न अवस्थाएं क्या है? रैखिक प्रतिरूप का क्या महत्व है? जनसंख्या परिवर्तन प्रारूप के विभिन्न अवस्थाएं क्या है? रेखीय प्रतिरूप का क्या महत्व है? चलिए ज्योग्राफी का सॉल्यूशन यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग मन लगा के स्टडी कर रहे होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर कीजिए कि बाकी लोगों को भी हमारा सजेशन मिल सके। लास्ट 1 मंथ का सजेशन है। लास्ट 1 मंथ का सजेशन है। इसका आगे कोई सजेशन, इसका आगे अगर पार हो जाइए कैसे ही करके एग्ज़ाम अच्छा दीजिए। आप बेकार मार्क्स लेके मत आइएगा प्लीज़, क्योंकि बेकार मार्क्स लाने से आप ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे। मार्क्स अच्छा चाहिए तो अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।